वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। यार, दो बहुत इंपॉर्टेंट गेम्स यूरोज की आज खेली गई, जहां पर डेनमार्क वर्सेस इंग्लैंड का मैच हुआ और दूसरा गेम जो था वो स्पेन वर्सेस इटली का था। दोनों गेम्स का रिव्यू करेंगे आज की वीडियो में। और दोनों हैवी वेट क्लैश थे। और जब से यूरो शुरू हुआ है तब से बड़ी गेम्स की अगर बात की जाए तो यही दो गेम्स जो थी वो मतलब हमें देखने को मिली अब तक की बड़ी गेम्स जिसको कहा जा सकता है, क्योंकि हैवीवेट क्लैश था। और इन चारों टीम्स हिस्टोरिकली जो है ये काफी अच्छी जो है वो फुटबॉल खेलती भी हैं और प्लेयर्स भी प्रोड्यूस करती हैं। और डेनमार्क के बारे में शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन डेनमार्क जो है वो एक बार की यूरोपियन चैंपियन भी रह चुकी है। और जबकि इंग्लैंड की अगर हम बात करें तो इंग्लैंड की टीम जो है वो बेसिकली कभी यूरोज नहीं जीती। तो खैर, पहले डेनमार्क वर्सेस इंग्लैंड की बात कर लेते हैं। यार, इंग्लैंड का ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग कुछ नहीं हो सकता। देखो, इंग्लैंड पिछले 15 20 साल 25 साल उठाकर अगर आप देख लो ना, तो इंग्लैंड ने इतने बड़े बड़े प्लेयर्स जो है वो प्रोड्यूस किए हैं। और इतने बड़े बड़े नाम, डेविड बैकम, लैम्पार्ड, जेरार्ड, वेन रूनी, टेरी, मतलब कौन कौन प्लेयर इनके पास नहीं था उस जमाने में भी। जो है इन लोगों ने कुछ नहीं उखाड़ा, कुछ नहीं ये कर सके। और वर्ल्ड कप हो चाहे यूरोज हो, हमेशा जो है इन लोगों ने डिसअपॉइंट ही किया अपने फैंस को, इंग्लिश फैंस को। और जितनी हाइप क्रिएट की जाती है इंग्लिश मीडिया की तरफ से अपनी टीम के लिए, इंग्लिश टीम के लिए, कभी भी ये उस लेवल के ऊपर परफॉर्म नहीं कर पाते। अभी भी अगर आप देखें तो यूरोस में आने से पहले इंग्लैंड का स्क्वाड जो है वो वन ऑफ द फेवरेट स्क्वाड कंसिडर किया जा रहा था। और अभी दो गेम्स हो चुकी हैं और दोनों गेम्स में बहुत ही पैथेटिक परफॉर्मेंस जो है वो हमें देखने को मिली है। और यार, आ, पिछले दफा इंग्लैंड फाइनल में हारा। फाइनल में हारने की वजह क्या थी? साउथ गेट एक बहुत बड़ा रीजन है इस चीज का। साउथ गेट ने पहले गोल जो है अपने, जब आपकी टीम ने स्कोर कर दिया उसके बाद आप पूरा मैच डिफेंसिवली खेलते चले गए, फिर आपने 1-1 कराया, उसके बाद आप दोबारा गोल स्कोर नहीं कर पाए और पेनल्टी शूटआउट पे आप हार गए। आज की गेम में भी हैरी केन ने जब गोल स्कोर कर दिया उसके बाद से भाई साउथ गेट ने जो वो बस पार कर लिए, पीछे सुकून से बैठे रहे वो। और फिर उसके बाद जब डेनमार्क ने गोल स्कोर किया तो उसके बाद से आपसे दोबारा गोल ही नहीं हुआ। और यार, साउथ गेट का प्रॉब्लम देखो यार, बाज दफा ऐसा होता है, आगे चल के आपको मतलब इसकी एग्जांपल भी मैं दूंगा इस वीडियो के एंड में जब मैं स्पेन की बात करूंगा, कि बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो आपको लग रहा होता है कि यार बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन किसी नए मैनेजर के अंडर जब जाते हैं ना, उनकी परफॉर्मेंस ही चेंज होकर रह जाती है। और इसी तरह कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो अपने क्लब्स में, जैसे इंग्लैंड की अगर अब हम एग्जांपल देते हैं, तो इंग्लैंड के प्लेयर्स जो है अपने क्लब्स में क्या कमाल किस्म की परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन इंग्लिश टीम में जब वो आते हैं, नेशनल कलर्स में जब वो आते हैं, तो उनसे परफॉर्मेंस ही नहीं हो पाती है। तो साउथ गेट एक बहुत बड़ा रीजन है इस चीज का, क्योंकि साउथ गेट एक तो पहली चीज ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि उसके अंदर जिगरा नहीं है रिस्क लेने का। वो बहुत ही सेफ फुटबॉल खेलने की कोशिश करता है, हारने का जो है ना वो डर रहता है उसको। और आप देख लें कि उसकी टीम के अंदर अभी बेलिंगम है, ठीक है, पिछले मैच में उन्होंने गोल स्कोर किया था, लेकिन आज बेलिंगम की परफॉर्मेंस बिल्कुल नील रही है, जीरो रही है। और साइड वेज पासिस, कोई इंटेंट शो नहीं कर रहे, कोई गोल करने की कोशिश नहीं नजर आ रही थी। तो साउथ गेट को जो है वो पूरा पूरा ब्लेम जाता है। देखो, 4 पॉइंट के साथ इंग्लैंड इस वक्त टॉप के ऊपर बैठी है अपने ग्रुप में, और क्वालिफिकेशन जो है वो उनकी लगभग डन है, लेकिन अभी भी उनका टॉप स्पॉट जो है वो दाव के ऊपर लगा हुआ है। और अगर टॉप स्पॉट नहीं लेंगे तो उनको एक मुश्किल टीम जो है अगले राउंड के अंदर मिल भी सकती है। लेकिन इंग्लैंड से जो है वो ज्यादा उम्मीद मुझे नहीं अब नजर आ रही है, क्योंकि पिछली दोनों गेम्स जो है वो कोई इतनी खास उन्होंने खेली नहीं है। और बड़ी गेम अगर उनको मजीद, मतलब ठीक है, डेनमार्क की टीम जो है वो काफी अच्छी टीम थी, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ही फारिग टीम थी, लेकिन इनसे भी बेहतर टीम जो है वो हमें नजर आ रही है। तो उनके अगेंस्ट अगर इंग्लैंड खेलेगी तो मुझे लगता है कि इंग्लैंड बहुत ज्यादा स्ट्रगल करेगी। साउथ गेट की आप अगर बात करें उनकी सब्सटीट्यूशन तो वो भी बहुत खराब रही हैं। और जब सब्सटीट्यूशन एक तो ऐसे कभी करते नहीं है, और जब की है तो उन्होंने सारे के सारे की प्लेयर्स जो है वो बाहर निकाल के रख दिए। तो मेरे ख्याल से ये टीम जो है साउथ गेट के अंदर जो है स्ट्रगल करेगी, और इंग्लैंड की एक और आप कह लें कि एक गोल्डन जनरेशन जो है वो जाया होने जा रही है, और इंग्लैंड जो है मुझे नहीं लगता कि वो कोई बड़ा टूर्नामेंट जो है वो जीत पाएगी। अच्छा, इसके अलावा जो बड़ा मैच था जिसके ऊपर सब फुटबॉल फैंस की नजरें थी वो थी स्पेन वर्सेस इटली। यार, ये बहुत ही कमाल गेम था। और मैं डिसअपॉइंट जरूर हूँ इटली के साथ, क्योंकि देखो इटली पिछला गेम भी अल्बानिया के अगेंस्ट जो है ना थोड़ा सा स्ट्रगल करके जीती थी।
लेकिन मैं इटली को इतना बुरा परफॉर्म करता हुआ नहीं देखा था। इटली ने तो बस ही पार करके रख दिया, मतलब कोई डिफेंडिंग चैंपियन थे भाई। अब डिफेंडिंग चैंपियन और आपने कोशिश ही कुछ नहीं की है उस पूरी गेम में। आखिरी 5-10 मिनट के अंदर थोड़ा सा इंटेंट शो किया, वो भी स्पेन जब गई है डिफेंसिवली अपनी लीड को डिफेंड करने के लिए, उसके अलावा इटली ने कुछ नहीं किया। बाकी स्पेन की अगर बात करें, जैसे मैंने अभी इस वीडियो के शुरू में बात की थी कि कुछ प्लेयर्स मैनेजर्स के अंडर बिल्कुल डिफरेंट लगते हैं। अब देखो लमीन यमाल की अगर हम बात करें, क्योंकि थोड़ा बार्सिलोना का भी पॉइंट आता है यहाँ पर, तो मैं उस हवाले से भी बात करूंगा। लामीन यमाल की अगर हम बात करें तो यार क्या आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, मतलब क्लास की परफॉर्मेंस उस बंदे की। 15 आउट ऑफ 15 पासेस उसके कंप्लीट थे, ड्रिबलिंग उसकी कमाल थी। तो यार मजा आ गया उस बंदे की गेम देख के, और मेच्योरिटी नजर आई। इटली का डिफेंस जो कि दुनिया का माना जाना डिफेंस है, उसको उसने तोड़ के रख दिया, और मतलब कमाल की परफॉर्मेंस उसकी थी। पैड्री की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, पूरी गेम वो बंदा चला रहा था। और आपने नोट किया होगा कि जब पैड्री को वापस बुलाया गया, सब्स्टिट्यूट किया गया, तो उसके बाद से कोई जान नजर नहीं आ रही थी मिडफील्ड के अंदर स्पेन की। और इन दोनों प्लेयर्स ने जो है वो पूरा इटली का डिफेंस जो है ना वो उलट पुलट करके रख दिया था। तो अब ये देखेंगे पैड्री जब चावी के अंडर खेल रहे थे तो वो किस तरह खेल रहे थे, अब यहाँ पर वो स्पेन के साथ खेल रहे हैं तो वो किस तरह खेल रहे हैं। लामीन यमाल ज्यादा इफेक्टिव आपको नजर आ रहे हैं, तो ये एक चीज है। दूसरी बात यार निको विलियम्स, यार निको विलियम्स को भाई देखो, मैं ये कहता हूँ कि डेको की बात बिल्कुल लपोर्ता को नहीं सुननी चाहिए इस टाइम पर। निको विलियम को भाई आंखें बंद करके साइन करो, आपको वो बंदा चाहिए। आपका पिछले पूरे सीजन में लेफ्ट विंग आपका बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। निको विलियम ही वो बंदा है जो कि प्ले मेकिंग भी कर रहा है, ड्रिबलिंग भी कर रहा है, पासेस भी दे रहा है, सब कुछ कर रहा है। और हैंसी फ्लिक का जो सिस्टम है उसके अंदर निको विलियम्स बहुत ज्यादा काम करेगा, क्योंकि जिस तरह से बॉल रिकवरी के लिए स्पेन जाती है, जब प्रेस करती है, तो उसमें निको विलियम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और काफी हद तक जो है ना वो निको विलियम्स वो आपके एक तरह से आप कह सकते हो कि वो विंग बैक टाइप की पोजीशन पे भी खेल रहे होते हैं, मतलब वो डिफेंस को भी आके सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो यार ऐसा आपको बंदा चाहिए, और बहुत ही आउट क्लास परफॉर्मेंस थी। मैन ऑफ द मैच भी वो मैच के रहे, और मजा आ गया उनकी परफॉर्मेंस का। और आपने नोट किया होगा कि जैसे ही ये 2-3 प्लेयर्स को वापस बुलाया गया, तो उसके बाद स्पेन की टीम जो है ना वो कोई खास खास कोई चीज नहीं कर सकी। ठीक है, उनको चांसेस जरूर मिले, वो भी उस वक्त जब इटली जो है वो पूरी जान मार के गोल करने के लिए की तरफ गई थी। लेकिन यार निको विलियम्स मैं समझता हूँ कि आप लुइस दियाज से भी बेहतर हैं, और आपको जो है उनको साइन करना ही चाहिए। डेको की बात नहीं सुननी चाहिए किसी भी सूरत में लपोर्ता को। और अगर निको विलियम्स एक तो फाइनेंशियली भी थोड़े से फिजिबल है, उनको लाना, और फिर लामीन यमाल के साथ भी उनकी केमिस्ट्री अच्छी बनती है, और दोनों विंग्स के ऊपर भी खेल सकते हैं वो। तो आपको स्पीडी किस्म के जो है वो प्लेयर्स चाहिए, और अगर आप निको विलियम्स ले आते हो तो मैं समझता हूँ कि आपकी काफी हद तक जो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जो है वो निकल आता है। और स्पेन की जहां तक बात है, अगर आपको याद होगा कि मैंने जो अपना प्रिडिक्शन का वीडियो बनाया था, उसमें मैंने सोचा था कि स्पेन थर्ड जो है वो फिनिश करेगी। उसकी रीजन ये थी कि स्पेन के पास जो है वो स्ट्राइकर कोई काम का नहीं है। वो गोल जो है ना चांसेस क्रिएट करते हैं, गोल स्कोर नहीं कर पाते। और आज की गेम में भी यही हुआ कि एक ओन गोल हमें मतलब स्पेन की टीम को जरूर मिला है, लेकिन उसके अलावा स्पेन अपने चांसेस को अवेल नहीं कर पाई, जो कि अगले राउंड के अंदर और क्रूशियल गेम्स के अंदर, नॉकआउट गेम्स के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है। तो वहां पर आपको अपने चांसेस को फिनिश करना पड़ेगा, अदरवाइज दूसरी टीम्स आपको नहीं छोड़ेंगी। तो यही एक ड्रॉबैक स्पेन की टीम में नजर आ रहा है। अदरवाइज स्पेन हर लिहाज से, डिफेंसिवली, मिडफील्ड के लिहाज से, अगर आप विंगर्स की बात करो तो उस हिसाब से स्पेन बहुत अच्छी टीम है। बाकी इसके अलावा यार जो बारसा से रिलेटेड जो न्यूज आ रही है उसमें जर्मी फ्रिम्पोंग का नाम आ रहा है, कि जो अब तक की अपडेट्स आ रही है उसमें उनका नाम आ रहा है कि यार इस वक्त वो बहुत ही ज्यादा जो है वो बार्सिलोना के रडार में है। और हैंसी फ्लिक ने जो है वो ग्रीन सिग्नल दे दिया कि भाई इस बंदे को साइन करो। अब देखते हैं कि क्या होता है, क्या वो वाकई में साइन करेंगे या नहीं करेंगे। और उसके अलावा आप फ्रिम्पोंग को साइन करते हो नहीं करते हो, लेकिन भाई निको विलियम्स को आपने साइन करना लाजमी है आपके लिए, क्योंकि जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहा है। और मेरे ख्याल में कि आपको जो है वो लेफ्ट विंगर की जो आपको, अगर आपको जाना है लेफ्ट विंगर को साइन करने के लिए, तो भाई आपके पास निको विलियम्स से ज्यादा बेहतर ऑप्शन कोई हो नहीं सकती। ये थी अब तक की वीडियो आपको अच्छी लगी तो यार प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।